नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार उत्तर भारत में अकबर और बीरबल की कथाएं बहुत प्रचलित हैं, जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय होता है, और दक्षिण भारत में राजा कृष्णदेव राय और उनके सखा तेनालीराम की बहुत कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिसमें तेनालीराम की बुद्धि का परिचय होता है, और बिहार में गोनू झा उनकी कथाएं प्रचलित हैं। उसी प्रकार भारत के ही प्रांत पश्चिम बंगाल में गोपाल भर या गोपाल भांड इनकी कथाएं बहुत प्रचलित हैं। यह 18वीं सदी की बात है। गोपाल भांड पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले के अंदर नवद्वीप में राजा कृष्णचंद के दरबार के अंदर एक मस्खरे आदमी की नौकरी करते थे। गोपाल भांड बहुत ही ज़्यादा वाक्पटुक थे और दरबारियों को हंसाने और मजाक करने के लिए उनको नौकरी पर रखा गया था। जितनी भी कहानियाँ गोपाल भांड की हैं, वे सारी की सारी जो कहानियाँ हैं, वे शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। जो आप सामने जो स्टैचू लगा हुआ देख रहे हैं, यह कृष्णनगर जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पे स्थापित किया गया है गोपाल भांड की याद में। इस वीडियो के अंदर हम गोपाल भांड की एक बहुत ही मशहूर कहानी को सुनने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम है गोपाल भांड और पड़ोसी की गाय। इस कहानी के हिसाब से होता क्या है कि गोपाल भांड के बिल्कुल बगल वाले मकान में एक दंपत्ति रहा करते थे, जो दोनों ही पति पत्नी दिमाग से बहुत कमज़ोर थे। अकल तो उनमें कम थी ही थी, साथ में पति पत्नी दोनों ही दिन भर सपना देखने के शौकीन थे और यही सपना देखते थे कि भविष्य में उनके लिए बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। अब एक दिन वह आदमी अपनी पत्नी से बोला कि वह एक गाय खरीदना चाहता है, जिससे कि उसके घर में दूध की नदियाँ बहें। फिर क्या था, दोनों ने पति पत्नी दोनों ने गाय खरीदने की योजना बना डाली और देखते ही देखते उसके सपने में खो गए। बात करते करते उन्हें ख्याल आया, अगर वे कुछ ज़्यादा पैसे बचाना शुरू कर दें तो जल्दी से वे एक गाय के मालिक होंगे। पर सच तो यह था कि उनकी जमा पूंजी इतनी कम थी कि निकट भविष्य नहीं, जीवन में कभी भी गाय खरीदना तो दूर, गाय का नाम तक नहीं ले सकते थे। पर सपने देखने के तो पैसे लगते नहीं, इसलिए पति पत्नी का गाय खरीदने का संवाद चलता रहा। दोनों पति पत्नी आमने सामने बैठ गए और बैठ करके बात करने लगे और खुश हो करके बात करने लगे कि वे एक सुंदर और दुधारू गाय खरीदेंगे। भले ही गाय क्यों ना महंगी हो, उन्हें लगता था कि पैसे की ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सोच लिया कि गाय आनी चाहिए तो बस अब आ जाएगी। अब दोनों पति पत्नी बोलते हैं कि काले रंग की गाय लेंगे, गाय ऐसी लेंगे जिसके सींग बहुत सुंदर हों, गाय ऐसी लेंगे जो बहुत सीधी हो। जब हम दूर खड़े होकर के गाय को देख करके खुश हुआ करेंगे तो गाय भी हमको देख देख करके खुश हुआ करेगी। और अपन एक काम करेंगे, दोनों मिल करके गाय का नाम कमली रखेंगे। अभी गाय खरीदने के पैसे नहीं हैं, लेकिन गाय का नाम और रंग रूप तय किया जा चुका था। आदमी ने सोच लिया कि वह जल्दी से जल्दी कमली के लिए एक तबेला बनवाएगा। उसकी पत्नी भी फिर भला पीछे क्यों रहती। उसने सोचा कि जल्दी ही दूध को धोने के लिए और संभालने के लिए कुछ मटके खरीदेगी। आखिर में जब गाय दूध देगी तो दूध निकालने और दूध रखने के लिए बर्तन तो चाहिए ही। अब केवल बात ही हुई थी कि वह स्त्री अचानक बाजार पहुंच गई और वहां से 5 मटके खरीद लाई और घर आकर के अपने पति को खुश होकर के कहा कि देखो मैं मटके लेकर के आई हूँ। अपने पति को मटके दिखाने लगी। पति को तो मालूम ही नहीं चला कि उसकी पत्नी मटके खरीद लाई। वह आश्चर्य में भर गया। पति ने जब 5 मटके देखे तो पूछा कि इतने मटके का क्या करना है। तब उसकी पत्नी ने नाच नाच कर अपने पति को बताया, मैं पहले मटके में कमली का दूध धुआ करूँगी, फिर दूसरे मटके में उससे बना मक्खन रखूँगी, तीसरे मटके में छाछ रखूँगी और चौथे मटके में मक्खन से बना करके जो घी निकलेगा मैं उसको रखूँगी। आदमी भी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा वाह वाह, गाय तो एक और चीज़ अनेक। ऐसा सोच करके आदमी की बाछें खिल गईं। अचानक तभी आदमी ने 5वां मटका देखा और सोचा मेरी पत्नी इस 5वें मटके का क्या करेगी। फिर पति ने अपने पत्नी से पूछा, यह 5वां मटका किस लिए लाई हो। पत्नी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, थोड़ा सा वो अनबन हुई। फिर जवाब दिया कि इस घड़े में, इस मटके में थोड़ा सा दूध डालकर मैं अपने भाई के घर दे आया करूँगी, उसके बच्चे भी दूध पी लिया करेंगे। पति ने यह जब सुना तो उसको चक्कर आने लगे और गुस्सा हो गया और कहने लगा, गाय हमारी, मेहनत करें हम, दूध हमारी गाय दे
और उसका दूध पिए तेरे भाई के बच्चे? ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तो सारा का सारा दूध बेच दूंगा। घर में एक बूंद दूध नहीं रहने दूंगा। मैंने कोई तेरे भाई के बच्चों को दूध पिलाने का ठेका उठा रखा है? पति की बातें सुनकर के पत्नी को भी गुस्सा आ गया। फिर वह तुनक गई और बोली, ये गाय मेरी भी है, मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। कमली के खरीदने के लिए जो पैसे हैं वो मैंने भी जमा किए हैं और रोज़ मैं ही उसे नहलाती हूँ, मैं ही उसको धोती हूँ, मैं ही उसको खिलाती पिलाती हूँ, दूध भी रोज़ मैं ही धोती हूँ। इसलिए बचे हुए दूध का मैं जो चाहे कर सकती हूँ। मैंने भी कह दिया तो कह दिया, जो करना हो करके दिखला देना। अब मैंने कह दिया, मेरे भाई के बच्चे दूध पिएंगे तो बस पिएंगे। देखती हूँ इस दुनिया में कौन है जो रोक लेगा। अब इस तरह दोनों पति पत्नी की लड़ाई चलती रही और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े और खड़े रहे। आखिर में पति अपने आपे से बाहर हो गया और उसने एक एक करके 5 मटके फोड़ डाले और चिढ़ता हुआ फिर अपनी पत्नी को चिढ़ा चिढ़ा कर कहने लगा, ले अब बोल, अपने भाई के घर दूध ले जा करके कैसे जाएगी? ले जा, दूध ले जा, जा पिला दे अपने भाई को, अपने भाई के जो बच्चों को ले जा करके जा पिला दे जा करके। अब जाती क्यों नहीं? पति के इस तरह से मटके फोड़ने और नाच नाच के चिढ़ा चिढ़ा करके बोलने से पत्नी बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगी। अब पड़ोस में गोपाल भांड रहता था। उसने एक स्त्री की इतने जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो वह भागा भागा जल्दी से आया। उसने सोचा कि कोई बुरा समाचार हो गया होगा, फिर हाल पूछने लगा, आखिर में क्या हुआ है, क्यों इतनी जोर जोर से रो रही हो? पड़ोसी गोपाल को आया देख करके पति एकदम से बोल पड़ा, ये औरत हमारी कमली का बचा हुआ सारा दूध अपने भाई और उसके बच्चों को देना चाहती है। गोपाल भांड ने पूछा, ये कमली कौन है? पति बोला, अच्छा, तुमको तो मालूम नहीं है, कमली हमारी गाय का नाम है। गोपाल भांड बहुत हैरान हुआ। उसने तो कभी उनके घर में कोई गाय देखी नहीं थी। फिर उसने पूछा, तुम्हारी गाय? कहाँ है तुम्हारी गाय? पति को फिर भी अपनी मूर्खता का एहसास नहीं हुआ और वह बोला, अरे भाई वही गाय जिसे हम खरीदने वाले हैं, उसी का नाम हम लोग कमली रखेंगे। जैसे ही हमारे पास ठीक ठाक पैसे जमा हो जाएंगे, हमारे पास एक सुंदर और स्वस्थ गाय होगी जो हमें खूब दूध देगी। पर मेरी पत्नी सब बचा हुआ दूध अपने भाई के बच्चों को देना चाहती है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में इसके भाई के बच्चों को एक बूंद दूध नहीं देने दूंगा। पत्नी ने अपने पति को बीच में ही टोका, मैंने सारे दूध के लिए थोड़े ही कहा है, थोड़े से के लिए कहा है। आखिर हमारे पास इतना सारा दूध है, थोड़ा दूध मेरे भाई के बच्चे पी लेंगे तो तुम्हें क्या परेशानी है? वो भी तो बच्चे हैं और वो है भी मेरे भाई के, कोई पराये थोड़ी हैं। गोपाल भांड ने उस दंपत्ति को याद दिलाया कि फिलहाल तो उनके पास दूध है ही नहीं और जब तक कि वे गाय ना खरीद लाएं तब तक दूध होगा भी नहीं, तो फिर अभी क्यों लड़ाई करते हो? फिर गोपाल भांड उस महिला की तरफ देख करके बोला, और तुम इतनी तेज तेज रो रही थी कि मैंने सोचा कि कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। इस बार पति पत्नी एक साथ बोले, तुम देखते चले जाओ, हमने पैसे बचाने शुरू कर दिए, कमली हमारे घर बस आई ही समझो। जब गोपाल भांड ने पूछा कि उन्होंने कितने पैसे जमा किए तो पता चला कि पैसे जोड़ते हुए बस एक ही दिन हुआ है और उस जोड़े हुए एक आने का 5 मटके उसकी पत्नी ले भी आई थी और उस एक आने जो जोड़ा था उसमें 5 मटके आए थे। उन 5 मटकों को पति ने तोड़ भी दिया है। अब न एक आना है न मटके हैं, कुछ भी नहीं है। गोपाल तो समझदार था ही, फट से जान गया कि उसके पड़ोसी फिर से दिन में सपने देख रहे हैं और तमाशा इनके दिमाग में चल रहा है। दोनों पति पत्नी अभी भी गोपाल भांड की बात को समझ नहीं पाए थे, इसलिए गोपाल भांड ने उसकी इस बीमारी का एक झटके में इलाज करने का फैसला कर लिया और वह एकदम से चिल्लाया, अब मुझे पता चल गया है कि मेरे सब्जियों का बगीचा, मेरे सब्जियों का खेत कौन खराब कर रहा है। गोपाल भांड ने कहा, तुम्हारी गाय ने मेरे खेत में सारी फलियां और सारे खीरे खा लिए हैं। तुम्हारी गाय? हाँ वही रही होगी। क्या नाम है उसका? कमली। हाँ कमली, वो कमली ही है जिसने मेरे खेत में तांडव मचाया। उसी कमली ने मेरा बहुत नुकसान किया है। अब वे दोनों पति पत्नी जानते थे कि गोपाल के पास तो कोई खेत नहीं है, फिर कैसी फलियां, कौन से खीरे। इसलिए दोनों एक साथ एक सुर में गोपाल भांड से पूछा, तुम किस खेत की बात कर रहे हो? गोपाल भांड ने तुरंत उत्तर दिया, वही खेत जो मैं अगले साल खरीदने वाला हूँ और उसमें 1 साल बाद फलियां और खीरे उगाने वाला हूँ। उसको, फलियां और खीरों को तुम्हारी उस कमली ने खा लिया जिसका तुम दूध बेच बेच करके पैसा कमा रहे हो। वो कमली मेरे
खेत से फली और खीरे खाती है, दूध तुम्हारे घर देती है और तुम उस दूध को बेचते हो और पैसा कमाते हो। उस कमली ने खाया है और सारा नुकसान किया है। दोनों पति पत्नी जानते थे कि उनका पड़ोसी जो गोपाल भांड है राजा के दरबार में मसखरे की नौकरी करता है और राजा का चहेता भी बहुत है। राजा इससे बहुत खुश रहता है। कहीं इसने हमारी शिकायत राजा से कर दी तो हमें इस खेत की सारी भरपाई करनी पड़ेगी और हम पैसे कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम देंगे कहाँ से। इसलिए दोनों एक साथ कहने लगे, भाई भाई नाराज़ क्यों होते हो, भाई सुनो सुनो, हमारे पास तो कोई गाय है ही नहीं। आप खुद देख लो, यहाँ क्या कोई आपको गाय नज़र आ रही है? हमारे पास कोई गाय ही नहीं है तो फिर वह आपके खेत में फलियाँ और खीरे की फसल खाएगी भी कैसे? अब गोपाल भांड ने धीरे से कहा, जब गाय है ही नहीं तो दूध के होने का और किसी के भाई के बच्चों के दूध को पीने का इसका झगड़ा भी कैसा? गोपाल भांड ने जब ऐसा बोला तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और एक दूसरे से शर्माने लगे। न गाय थी, न दूध था, न मक्खन था, न छाछ थी, न घी था, न बचा हुआ दूध था। बिना मतलब उस औरत के भाई के बच्चों को बीच में घसीट लिया और आपस में एक दूसरे का सर फटाउल करने लगे। जब दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया तो गोपाल भांड ने उस दंपत्ति को सीख दी जो सभी को याद रखनी चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि वह सारा प्रयास अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए करे। अपने समय को भविष्य के सुनहरे सपने देखने में बिताने से कभी भी भविष्य सुनहरा नहीं बन सकता। एक बार आप फिर सुन लीजिए, मनुष्य को चाहिए कि वह अपना सारा प्रयास अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए करे। अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखने के लिए समय को खराब कर देने से भविष्य सुनहरा नहीं बन सकता। भविष्य की नींव वर्तमान ही होता है और नींव जितनी गहरी और मजबूत होगी, इमारत उतनी टिकाऊ होती है। इसलिए वर्तमान में जितना श्रम किया जाएगा, भविष्य उतना ही उन्नत निकल करके आएगा। इस प्रकार से जितनी भी कहानियाँ आप गोपाल भांड की सुनेंगे, जो कि पश्चिम बंगाल में बहुत नामी मसखरे हुए हैं, उनको वहाँ के गांव में आज भी बात की जाती है, आपको उनकी सभी कहानियों में इस प्रकार की शिक्षाएं मिलेंगी। यह आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पे शिक्षाप्रद कहानियाँ ही लेकर के आते हैं, जो मनोरंजक भी होती हैं और ज्ञान के सागर भी होती हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, कहानी पसंद आई है, तो कृपया इसको मित्रों से, रिश्तेदारों से, बच्चों से शेयर ज़रूर कीजिए। और आपने जो इस वीडियो को देखने और सुनने में अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।